डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड के पास्ट पेपर्स में से 9th क्लास बायोलॉजी पेपर 1 ईयर 2023 को डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है, किडनी इज़ कंसीडर्ड एज अ बॉडी ऑर्गन बिकॉज इट इज़ कंपोज्ड ऑफ। किडनी को हम जो है बॉडी का ऑर्गन कंसीडर करते हैं, इसकी क्या वजह है? तो इसको रिप्लाई देने से पहले हमें ऑर्गन की डेफिनेशन को अपने जहन में लाना होगा। हमें पता है कि ऑर्गन कैसे बनते हैं, जब डिफरेंट टाइप के टिश्यू मिल के कोई ख़ास काम करते हैं तो एक ऑर्गन बनता है। वहीं पे अगर हम टिश्यू की बात करें तो वो सेम टाइप के मिलने से बनता है, लेकिन जो ऑर्गन है वो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ के मिलने से बनता है। तो इसी डेफिनेशन को जहन में रखते हुए अगर हम ऑप्शंस को देखें तो इसमें डी ऑप्शन जो है उसमें वाजे लिखा है, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन मेक एन ऑर्गन। सो डी ऑप्शन जो है हमारे पास वो ऑर्गन की डेफिनेशन है। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है, इन चाइना मलबरी सिल्क वर्म आर यूज्ड टू प्रोड्यूस silk at large scale. This raw silk is distributed to various parts of the world and give export worth $315 million. The given information mainly highlight the relationship of biology with. अगर हम इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करें तो हमें वाज़े नज़र आ रहा है, इसमें एक्सपोर्ट हो रही है, यानी कि ट्रेड का जिक्र है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को हम जो है वो किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। तो अगर हम नीचे ऑप्शंस को एनालाइज करें तो इसमें केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है, मैथमेटिक्स है। तो बाकी किसी फील्ड का जो है वो ट्रेड के साथ ताल्लुक़ नहीं है सिवाय इकोनॉमिक्स के। तो बी ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पे ट्रू है, आपने बी ऑप्शन को मार्क करना है। अब हम थर्ड एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। एमसीक्यू नंबर 3 को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशंस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूं। ऑब्जर्वेशन जो हैं वो हम 5 सेंसेस को यूटिलाइज़ करके इकट्ठी करते हैं और इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक क्वांटिटेटिव और एक है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में जस्ट हम क्वालिटी बता सकते हैं, कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है, ये नहीं बताते कि कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, यानी मेजरेबल नहीं होती क्वालिटेटिव। वहीं पे अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करें तो उसकी एक ख़ास क्वांटिटी बतानी पड़ती है, यानी कि उसमें वो मेजरेबल होती है, तो उसे हम क्वांटिटेटिव बोलते हैं। जैसे कि अगर टेम्परेचर ही की बात कर लें तो 30 डिग्री टेम्परेचर जो है ये क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। ऑप्शंस को देखें तो इसमें द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फेज़ ऑफ सेल साइकिल इज़ इंटरफेज। अब इसमें कॉम्प्लेक्स है, कितनी कॉम्प्लेक्स है हमें नहीं आइडिया, तो ये क्वालिटेटिव है। द एपिथेलियल सेल ऑफ ट्रैकिया आर कॉलमनर इन शेप, ये भी शेप की बात की गई है, तो शेप जो है वो जैसी भी है वो एक क्वालिटी है, तो ये भी नहीं है। द न्यूक्लियाई ऑफ ल्यूकोसाइट्स अपीयर डार्क अंडर द माइक्रोस्कोप, ये भी एक क्वालिटी है, डार्क कलर। डी जो है, द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ थ्रोम्बोसाइट इज़ अबाउट 7 to 8 days। अब यहाँ पे एक क्वांटिटी जो है वो दिखाई गई है, मेंशन की गई है 7 to 8 days, ठीक है। ये नहीं कहा गया कि एवरेज लाइफ स्पैन जो है वो वेरी शॉर्ट है। अब शॉर्ट अगर बता देता तो ये क्वांटिटेटिव होती, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बताया है कि कितनी शॉर्ट है, एक क्वांटिटी बताई है 7 to 8 days। दैट्स वाई डी ऑप्शन जो है ये हमारे पास ट्रू है, तो डी ऑप्शन को हम मार्क करेंगे। फोर्थ एमसीक्यू को देखें तो इसमें कहा जा रहा है, इन अ साइंस लेबॉर्ट्री 4 स्टूडेंट वर आस्क्ड टू राइट देयर ऑब्जर्वेशन अबाउट द प्लांट इन द गिवन इमेज। इमेज को आप जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। द गिवन टेबल रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट ऑफ ईच स्टूडेंट regarding the image with reference to the steps of biological method of study. Which of the following student statement will be categorized as observation? तो हम जो है स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। पहली स्टेटमेंट है, द प्लांट इज़ इन विल्टेड कंडीशन, ठीक ऑब्जर्वेशन है। अगर हम प्लांट की कंडीशन को देखें तो विल्टेड है। द प्लांट इज़ प्रोवाइडेड विद एक्सेसिव न्यूट्रिएंट, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इनसफिशेंट वाटर इज़ प्रोवाइडेड टू द प्लांट। अब अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो प्लांट विल्टेड कंडीशन में है, यानी मुरझाया हुआ है, लेकिन किस वजह से मुरझाया है इस बात का भी तयन नहीं किया जा सकता।
तो इनसफिशिएंट वाटर इज़ प्रोवाइडेड टू द प्लांट, ये हम देख के नहीं बता सकते, हम जब तक मिट्टी का टेक्सचर ना देखें तब तक हम ये बात नहीं कर सकते। डी है ट्रांसपायरेशन हैज़ अकर इन द प्लांट, तो ट्रांसपायरेशन तो होती ही है। तो अगर हम देखें तो ए जो है वो एक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन लग रही है, देखते ही जो हमें नज़र आएगा द प्लांट इज़ इन विल्टेड कंडीशन, तो ए ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पे ट्रू है, आपने ए ऑप्शन को मार्क कर लेना है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास 5th MCQ है, इसके अंदर जो है हमारे पास टेबल्स हैं कुछ। इन टेबल्स को देख के हमने ये बताना है कि क्लासिफिकेशन के लिहाज से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को जो है इन टेबल में से किस टेबल में बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर हम देखें, पहला जो है एलजी किंगडम फंजाई में डाली हुई है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो ए ऑप्शन जो है उसमें, इस वजह से मैं इसको नहीं कंसीडर कर रहा। बी को देखें तो इसमें एलजी जो है प्रोटिस्टा के अंदर है, ठीक है। बेसिलाई जो कि एक बैक्टीरिया है, मोनरा के अंदर है, ये भी ठीक है। मशरूम जो हैं वो फंजाई ही होते हैं, किंगडम फंजाई के अंदर है। जेलीफिश किंगडम एनिमेलिया के अंदर है। तो ये इसमें जो है तमाम अरेंजमेंट जो हैं ऑर्गेनिज़म्स की क्लासिफिकेशन वो बिल्कुल ट्रू हैं, आप इसको मार्क कर लें। बाकी को भी अगर देखना चाहें तो उनमें कोई ना कोई गलती ज़रूर आपको नज़र आ जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देखें, मशरूम को किंगडम एनिमेलिया में किया है, और यहाँ पे अगर देखें तो एलजी जो है उसे किंगडम प्लांटी में किया हुआ है, डी के अंदर। तो इस तरह गलतियाँ आपको नज़र आएंगी, बाकियों में बी ऑप्शन जो है वो ट्रू है। नेक्स्ट अब हम 6th MCQ पे मूव करते हैं। 6th MCQ को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है, सना एग्जामिन्ड अ स्पेसिमन इन द लेबॉर्ट्री एंड मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। इट हैज़ 3 पेयर्स ऑफ लेग, इट हैज़ पेयर्स ऑफ आई एंड एंटीना, इट्स बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू हेड, thorax and abdomen. Based on the given observation, the specimen is identified as, इनमें से कौन सा ये स्पेसिमन जो है वो हो सकता है, जो ऑब्जर्वेशन है उसको आपने पढ़ा है उसके मुताबिक, स्नेल, साइकन, बटरफ्लाई, अर्थवर्म। तो ये जो सेगमेंटेड बॉडी है यानी डिवाइडेड है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन, ये आपको पता है कि किसके अंदर है, ये बटरफ्लाई के अंदर है। इसी तरह 3 पेयर्स ऑफ लेग्स भी बटरफ्लाई के अंदर है, पेयर ऑफ आइज़ एंड एंटीना भी बटरफ्लाई के अंदर ही है। इंसेक्ट्स से रिलेटेड ये ऑब्जर्वेशन है, तो बटरफ्लाई सी ऑप्शन जो है वो आपके पास ट्रू है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं 7th MCQ पे। जी 7th MCQ को देखें तो इसमें एक इमेज शो की गई है फॉर 2 डिफरेंट वर्टिब्रेट्स हैं इन दीज 4 limbs, the pattern of arrangement of bone indicate that these vertebrates। अब यहाँ पे हमारे पास जो 4 limbs हैं, एक हमारे पास बैट का है और एक आई थिंक किसी एनिमल का है, जैसे लेट्स से कोई हॉर्स हो सकता है। अगर हम इनके जो स्ट्रक्चर हैं, अरेंजमेंट को देखें बोन्स की, तो लिव इन द सेम हैबिटेट, शेयर अ कॉमन एंसेस्टर, हैव द सेम मोड ऑफ लोकोमोशन, आर प्रोड्यूस्ड बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो यहाँ पे सेम हैबिटेट तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर बिल्कुल ही एक दूसरे से डिफरेंट है। जबकि अगर हम देखें तो यहाँ से बोन्स का स्ट्रक्चर आपको मैं मार्क करता हूँ, ये सिंगल, यहाँ पे ये भी सिंगल, यहाँ पे आके ये भी डबल हो रही है, यहाँ पे ये भी डबल है, आगे से आके बिल्कुल चेंज हो गए हैं स्ट्रक्चर। तो शेयर कॉमन एंसेस्टर जो है ये ऑप्शन इसमें ट्रू है। हैव सेम मोड ऑफ लोकोमोशन पॉसिबल ही नहीं है, एक के पास विंग हैं और एक के पास जो है वो सिंपल लेग है। दूसरा है कि लास्ट है प्रोड्यूस्ड बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन, तो इसका भी इसमें कोई भी जो है वो रोल नहीं है। तो बी ऑप्शन हमारे पास ट्रू है, बी ऑप्शन को हम मार्क करेंगे। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं 8th MCQ पे। 8th MCQ को अगर हम देखें तो इसमें एक टेबल शो किया गया है जिसके अंदर जो है वो हायरार्की दी गई है या टेक्सोनॉमिकल रैंक्स दिए गए हैं। आपको अगर याद हों तो हमें पता है सबसे ऊपर जो है वो किंगडम होती है, फिर फाइलम, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। तो इसी तरह जो है हमारे पास गिवन है, सबसे ऊपर जो है वो ये किंगडम है, ये फाइलम है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है, द एनिमल दैट बिलोंग टू द सेम फैमिली आर। अब हम देखेंगे इसमें से फैमिली कौन सी है। अगर हम लास्ट से देखें तो ये स्पीशी है, ये जीनस है, ये फैमिली है।
अगर ऊपर से हम देखें तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये हमारे पास फैमिली है, ये जीनस, स्पीशी। तो फैमिली हमारे पास ये है डब्ल्यू की। तो इन्होंने पूछा है सेम फैमिली में कौन बिलोंग कर रहा है। अगर ये सैनिडाई है तो यहाँ पे और कोई है जी, जेड वाला जो है वो भी सैनिडाई है। तो इन दोनों की फैमिली जो है वो सेम है। यहाँ पे इन दोनों को आप देख सकते हैं, दोनों की डिफरेंट है। तो डब्ल्यू और यहाँ पे जेड, इन दोनों की जो फैमिलीज़ हैं ये सेम हैं। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो बी ऑप्शन में डब्ल्यू एंड जी जो है ये मेंशन है, तो हम बी ऑप्शन को मार्क करेंगे। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 9 पे। 9th एमसीक्यू को देखें तो इसमें कहा जा रहा है इन कंट्रास्ट टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द लाइट माइक्रोस्कोप इनेबल द यूज़र टू ऑब्जर्व। बेसिकली हमने लाइट माइक्रोस्कोप का जो एडवांटेज है ओवर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसको हमने एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। तो पहला है डीएनए मॉलिक्यूल, इनेबल करता है डीएनए मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करने में। इसी तरह जो दूसरा है उसमें है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा है नेचुरल कलर ऑफ अ स्पेसिमन। डी है डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ सेल ऑर्गेनेल। तो ये जो बाकी तमाम हैं ये तो हमें जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ज़्यादा बेहतर दिखाती है, लेकिन जो नेचुरल कलर हैं स्पेसिमन के वो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आप समझेंगे ये एक खामी है, और लाइट माइक्रोस्कोप की ये खूबी है कि लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो हमें नेचुरल कलर स्पेसिमन के दिखाती है। तो सी ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पे ट्रू है, इसको हम मार्क करेंगे। नेक्स्ट हम 10th एमसीक्यू को देखते हैं। इन अ ह्यूमन बॉडी एपिथेलियल सेल आर लोकेटेड थ्रू आउट द बॉडी एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। एपिथेलियल सेल्स की बात की जा रही है। द एपिथेलियल सेल दैट हैव बोथ अब्जॉर्प्टिव एंड सेक्रेटरी प्रॉपर्टीज़ आर लोकेटेड इन। अब अब्जॉर्प्टिव भी और सेक्रेटरी भी, यानी कि अब्जॉर्ब भी करेंगे और सेक्रीशन भी प्रोड्यूस करेंगे। ऐसे एपिथेलियल सेल जो हैं वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं ये आपने फाइंड आउट करना है। कार्टिलेज के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, या एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। तो अगर हम देखें तो एलिमेंट्री कैनाल ही एक ऐसे जो है वो बेसिकली ऑर्गन सिस्टम है जिसके अंदर अब्जॉर्प्टिव यानी अब्जॉर्प्शन भी हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और सक्रीशन भी प्रोड्यूस हो रही है जैसे कि इंटेस्टाइन के अंदर और स्टमक के अंदर। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारे पास ट्रू है। डी ऑप्शन को आप हाईलाइट करेंगे। नेक्स्ट अब हम 11th एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। 11th एमसीक्यू को देखें। वन ऑफ द पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दैट परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया का एक पार्ट जो कि ये वाले फंक्शन करता है, इट इज़ पार्ट वेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टेक प्लेस। माइटोकॉन्ड्रिया के कौन से हिस्से पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो होती है। इसी तरह दूसरा है इट ग्रेटली इंक्रीज द सरफेस एरिया बाय फॉर्मिंग क्रिस्टाई। तो क्रिस्टाई बनाता है। दिस पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज आइडेंटिफाइड एज मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन स्पेस। तो हमें पता है कि जो इंटरनल मेम्ब्रेन है या इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डिंग बना के बहुत इजी कर दी है इस वाले पॉइंट ने। जब वो फोल्डिंग बनाता है तो उससे इंक्रीज़ होता है सरफेस एरिया और क्रिस्टाई जो स्ट्रक्चर हैं वो फॉर्म होते हैं। तो इनर मेम्ब्रेन बी ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पे ट्रू है। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू पे मूव करते हैं। ट्वेल्थ एमसीक्यू को देखें तो इसमें कहा जा रहा है एन एक्सपेरिमेंट इज़ कंडक्टेड टू डिटरमिन द इफेक्ट ऑफ टोनिसिटी ऑफ द सोल्यूशन ऑन रेड ब्लड सेल। Image 2 represent the condition of RBC after keeping them in different concentration of solution in beaker 1, 2, 3 for a particular time। ठीक है, इमेज 2 जो है वो हमें बता रही है कि क्या कंडीशन है रखने के बाद। उसके बाद अगर हम देखें बीकर 1 में तो यहाँ पे हमें जो है वो कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे सेल स्मॉलर है, यहाँ पे फूल गया है यानी टर्जिड हुआ है। वहीं पे यहाँ पे देखें तो नॉर्मल सेल है और यहाँ पे वो सेल जो है वो उसके डीप्लाज्मोलाइसिस हो गई है। तो अब हमने जो है आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किया गया है,
द ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाई द टोनिसिटी ऑफ द सोल्यूशन इन बीकर 1, 2 एंड 3 इज़। अब इसमें से कौन सा जो है वो ट्रू है? पहला जो है आपको पता है सेम कंडीशन है, बीकर 1 के अंदर कोई चेंज नहीं है दोनों में, इट्स मीन के आइसोटोनिक सोल्यूशन होगा। दूसरे में अगर हम देखें तो सेल ने जो है वो वाटर को अब्जॉर्ब किया, यानी वाटर जो है वो सेल के अंदर मूव हुआ है, इट्स मीन के सेल के अंदर साल्ट ज़्यादा है, बाहर जो है डाइल्यूट सोल्यूशन है। तो पहला आइसोटोनिक, दूसरा जो है डाइल्यूट है, और तीसरा जो है वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन था जिसकी वजह से सेल के अंदर से पानी सारा जो है वो निकल गया है। तो अब हम जो है इस सीक्वेंस को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। सबसे पहला जो है वो आइसोटोनिक होना चाहिए, आइसोटोनिक जो है वो बी में है और डी में है। दूसरा जो है वो हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक मीन के डाइल्यूट सॉल्यूशन है। देन सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसमें साल्ट ज़्यादा है, जबकि जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसमें साल्ट की मिकदार कम है। और थर्ड नंबर पे जो है हाइपरटोनिक दिया गया है, इसी वजह से जो है वो मतलब सॉल्यूशन के अंदर साल्ट ज़्यादा है, सारा पानी सेल का भी निकल के सॉल्यूशन में मूव कर गया है। तो बी ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पे ट्रू है, बी ऑप्शन को आप मार्क करेंगे। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। 13th MCQ को अगर हम देखें तो इसमें एक डायग्राम दी गई है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है एक्सपेरिमेंटल सेटअप। आर्म 1 में देख सकते हैं आप सुक्रोज का सॉल्यूशन है, और आर्म 2 के अंदर सुक्रोज के मॉलिक्यूल भी आप देख सकते हैं, और सेंटर में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इसी तरह अगर हम की को देखें तो यहाँ पे शो किया गया है कि एक सुक्रोज मॉलिक्यूल को 4 वाटर मॉलिक्यूल ने जो है वो ट्रैप किया है और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दिखाई गई है। अब हमें कहा यह गया है डायग्राम दैट करेक्टली शो द मॉलिक्यूलर व्यू ऑफ आर्म 1 एंड आर्म 2 ऑफ द ट्यूब इज़। अब यहाँ से आपको 4 ऑप्शन मिले हैं, काफ़ी लेंथी सा एक क्वेश्चन बनाया गया है। अगर आप इनको देखें तो आप फर्स्ट में देखें, इसके अंदर जो जितने स्क्रोज और वाटर के मॉलिक्यूल हमें आर्म 1 में दिखाए गए हैं उतने ही आर्म 2 के अंदर भी दिखाए गए हैं। तो ये जो है ट्रू नहीं है। हम आर्म में वाज़े देख सकते हैं यहाँ पे कि जो आर्म 2 है उसमें स्क्रोज के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं। इसी तरह अगर हम बी पिक्चर को देखें तो इसके अंदर जो है वो आर्म 1 के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल कम दिखाए गए हैं और आर्म 2 के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा दिखाए गए हैं और स्क्रोज के मॉलिक्यूल कम दिखाए गए हैं, तो ये भी ट्रू नहीं है। इसी तरह अगर हम सी को देखें तो इसके अंदर आर्म 1 में टोटल ही वाटर के मॉलिक्यूल दिखाए गए हैं, स्क्रोज का मॉलिक्यूल है ही नहीं। और डी को देखें तो इसमें जो है वो आर्म 1 के अंदर स्क्रोज के कम मॉलिक्यूल हैं, आर्म 2 के अंदर स्क्रोज के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं। तो डी ऑप्शन जो है वो ट्रू है। डी ऑप्शन को आप जो मार्क करेंगे, आर्म 1 के अंदर स्क्रोज के मॉलिक्यूल कम हैं जबकि आर्म 2 के अंदर ज़्यादा हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। 14th MCQ को देखें, कंसीडर द गिवन क्यूब एज सेल। पहला क्यूब जो है उसकी 1 सेंटीमीटर साइड लेंथ है, दूसरे की 2 है, तीसरे की 3 है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन द साइड लेंथ ऑफ सेल एंड देयर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। अगर हम बात करें सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो और उसकी जो ग्राफ है लेंथ ऑफ अ साइड के साथ, तो हमें ये वाज़े तौर पे पता होना चाहिए कि जैसे जैसे लेंथ ऑफ साइड इंक्रीज़ करती है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो जो है वो डिक्रीज़ करता है। तो अगर हम इन ग्राफ को स्टडी करें तो यहाँ पे तमाम ग्राफ जो हैं उनमें जो ग्राफ ए है ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे 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 लेंथ ऑफ साइड इंक्रीज़ हो रही है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो जो है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सरफेस एरिया लेंथ जो 1 थी तो सरफेस एरिया सबसे पीक पे 6 था, वहीं पे जब लेंथ 2 हुई है तो आपके पास जो सरफेस एरिया है वो 3 रह गया। इसी तरह जब 4 हुई है तो आपके पास जो है वो 1 के करीब रह गया। तो इट्स मीन लेंथ ऑफ साइड जैसे जैसे इंक्रीज़ कर रही है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो डिक्रीज़ कर रहा है। यहाँ पे देखें तो दोनों चीज़ें जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली यूनिफॉर्मली बढ़ती जा रही हैं, तो ये इस वजह से ट्रू नहीं है। इसी तरह अगर मैं नीचे वालों को दिखाऊं तो इसमें जो है सरफेस एरिया वो एक ख़ास हद तक इंक्रीज़ हुआ है, उसके बाद कांस्टेंट होता जा रहा है,
और लास्ट वाली में जो है वो शुरू में कम है, और जैसे जैसे लेंथ ऑफ साइड इंक्रीज़ हुई है तो सरफेस एरिया भी इंक्रीज़ होना शुरू हो गया है। तो ये ऑप्शन जो है ये वाज़े तौर पे हमें इंडिकेट कर रहा है कि लेंथ ऑफ साइड और सरफेस एरिया के साथ इन्वर्स रिलेशन है, कि जैसे जैसे लेंथ ऑफ साइड इंक्रीज़ कर रही है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है। तो ये ऑप्शन को आपने मार्क करना है। अब ये जो आगा खान बोर्ड है इसी की खासियत है कि ये देखें आपको तकरीबन एक पेज का जो है वो एक एमसीक्यू दे दिया है। ये वाला भी पूरे एक पेज का है, और यहाँ पे अगर आप इस वाले एमसीक्यू को भी देखें तो ये भी तकरीबन पूरे एक पेज का एक एमसीक्यू है। तो ये भी एक आगा खान बोर्ड की ही खासियत है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं 15th एमसीक्यू को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट इज़ यूज्ड टू। एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट एटीपी जो कि सेल की एनर्जी करेंसी होती है वो किस काम में यूज़ होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर? कंडक्ट नर्व इम्पल्स, बाइंड ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, absorb water in large intestine, ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू एल्वियोलाई। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें एक जो है वो काम मेजरली नज़र आ रहा है जो कि एनर्जी टेकिंग होता है, एटीपी की उसे ज़रूरत होती है, और वो है कंडक्ट नर्व इम्पल्स। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारे पास ट्रू है। चार्जेस ने जो है वो अपोजिट जो है अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूव करके जाना होता है जब नर्व इम्पल्स ट्रैवल करती है। नेक्स्ट है 16th एमसीक्यू, इसमें पूछा जा रहा है द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन सेलुलर एरोबिक रेस्पिरेशन इज़ टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू लैक्टिक एसिड। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड नहीं बनता। काज फास्फोराइलेशन ऑफ 6 शुगर मॉलिक्यूल, उसमें तो फास्फेट चाहिए। लिंक द रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड कर्ब साइकिल, या डी है एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है बेसिकली वो लास्ट पे एक्सेप्ट करती है इलेक्ट्रॉन एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट है हमारे पास। डी ऑप्शन को आप मार्क कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं 17th एमसीक्यू पे। 17th एमसीक्यू के अंदर हमें जो है वो एक ग्राफ नज़र आ रहा है। इन द गिवन ग्राफ शो द इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस with reference to factor affecting rate of photosynthesis curve 3 is obtained by। अब यहाँ पे हमने जो है वो बताना है कि कर्व 3 किस तरह से हमें मिली है। लाइट इंटेंसिटी और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड लाइट इंटेंसिटी, कर्व 3 हमें किस तरह से मिली है? लाइट इंटेंसिटी तो सब में इंक्रीज़ हो रही है, 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी। तो 3 जो है वो इतनी हाई क्यों है? उसमें ज़ाहिर है लाइट के अलावा कोई और चीज़ भी इंक्रीज़ हुई होगी। तो वो पूछ रहे हैं क्या जो थर्ड वाली है वो टेम्परेचर और लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करने से मिली है हमें इतना हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, या डिक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी एंड वाटर सप्लाई से, या इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन, या डिक्रीजिंग वाटर सप्लाई एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन। तो लाइट इंटेंसिटी तो इंक्रीज़ हो रही है, वो तो अब वाज़ेह सी बात है क्योंकि हमें ग्राफ के अंदर शो किया गया है कि लाइट इंटेंसिटी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बढ़ रही है। इसके अलावा जो थर्ड में इतनी ज़्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज़ हुआ है उसमें और क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए इंग्रेडिएंट या रिएक्टेंट? वो हैं टेम्परेचर और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन। तो सी ऑप्शन में लाइट इंटेंसिटी तो ऑलरेडी हमें ग्राफ बता रहा है कि बढ़ रही है, लेकिन उसके अलावा टेम्परेचर और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन भी बढ़ी है, जिसकी वजह से इतनी जो रेट है फोटोसिंथेसिस का वो फास्ट हुआ है। तो कर्व 3 के अंदर इंक्रीज़ हुआ है टेम्परेचर एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। नेक्स्ट मूव करते हैं 18th एमसीक्यू पे। विच ऑफ द फॉलोइंग अडाप्टेशन ऑफ लीव प्रोवाइड शॉर्ट डिस्टेंस फॉर एफिशिएंट डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अडाप्टेशन ऑफ लीव फॉर फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ी होंगी, उसमें से उन्होंने कहा है कि कौन सी अडाप्टेशन जो है वो प्रोवाइड शॉर्ट डिस्टेंस फॉर एफिशिएंट डिफ्यूजन ऑफ गैसेस है। डेंस नेटवर्क ऑफ वेन, रिड्यूस द थिकनेस ऑफ लैमिना, प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा ऑन अपर सरफेस, प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। तो इसमें से अगर बात करें तो डेंस नेटवर्क ऑफ वेन जो है वो तो वाटर को सप्लाई कर रहा है। रिड्यूस थिकनेस ऑफ लैमिना जो है ये बेसिकली प्रोवाइड कर रहा है शॉर्ट डिस्टेंस फॉर एफिशिएंट
डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। जितना जो पत्ता है वो बारीक होगा उतना इजीली गैसेस जो हैं डिफ्यूज़ आउट हो सकेंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेल्स के दरमियान से उन्हें पास आउट नहीं होना पड़ेगा। वहीं पे जो स्टोमेटा हैं ऑन अपर साइड सरफेस, तो स्टोमेटा तो लोअर सरफेस पे ज़्यादा होते हैं, अपर सरफेस पे होंगे तो ज़्यादा ट्रांसपायरेशन हो जाएगी। डी में है प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, तो इसका भी शॉर्ट डिस्टेंस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास रिड्यूस थिकनेस ऑफ लेमिना, ये ट्रू है, इसको आप मार्क कर लें। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं MCQ नंबर 19 पे। 19th MCQ को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है इन द सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अलोंग विद ATP इज। अब आपने याद रखना है कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, इस वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस नहीं होगा, वो तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में प्रोड्यूस होगा या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो पायरुविक एसिड भी नहीं हो सकता। सी जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर, ये कंप्लीट जब ऑक्सीडेशन होती है तो रेस्पिरेशन आपको याद होगी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर प्रोड्यूस होते हैं और एनर्जी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ये हमारे पास ट्रू है, इसको आपने मार्क कर लेना है। नेक्स्ट अब हम 20 MCQ को देखते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोड्यूस्ड इन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस एक्सेप्ट। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में दो मेन रिएक्शन है, एक लाइट डिपेंडेंट है और एक लाइट इंडिपेंडेंट है, या डार्क रिएक्शन भी जिसे बोलते हैं। तो 20 MCQ में हमसे ये पूछा गया है कि जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस का लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। O2 प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल होता है। ATP जो है वो भी प्रोड्यूस होती है। NADPH जो है ये भी इसका एंजाइम है, तो ये भी प्रोड्यूस होता है। और इसके बाद आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैरियर है बेसिकली, तो ये भी प्रोड्यूस होता है। अब आ जाता है डी पे C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के लास्ट पे प्रोड्यूस नहीं होता, बल्कि ये तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो कि डार्क रिएक्शन है उसके अंदर प्रोड्यूस होता है। तो डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे ट्रू है, यानी आपने डी ऑप्शन को मार्क करना है। नेक्स्ट अगर हम 21 MCQ को देखें, इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैमुलेशन ऑफ म्यूकस इन ट्रैकिया अकर ड्यू टू द डैमेज ऑफ। म्यूकस का जो कैमुलेशन हो रही है ट्रैकिया के अंदर, उसकी क्या वजह हो सकती है, कौन सी चीज़ डैमेज हो, तो ये होता है सीलिया, कार्टिलेज, ब्लड कैपिलरीज या म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ए ऑप्शन जो है ये ट्रू है। सीलिया जो है बेसिकली प्रोपेल करते रहते हैं बीटिंग करने से। अगर इस तरह से अगर मैं एक ड्रा करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक विंड पाइप ड्रा करता हूँ तो इसके अंदर जो है वो इस तरफ सीलिया जो है वो प्रोपेल कर रहे होते हैं बीट करके ऊपर को, जितना भी म्यूकस है और उसके अंदर जो गंध है उसको ऊपर की तरफ लेके जाते हैं प्रोपेल करके बीट करके। तो अगर सीलिया डैमेज हो जाएंगे तो ये म्यूकस जो है वो लंग्स के अंदर कैमोलेट करना शुरू कर देगा। तो इस वजह से ए ऑप्शन जो है 21 का वो ट्रू है। ए ऑप्शन को हम मार्क करेंगे। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं MCQ नंबर 22 पे। हमारे पास एक टेबल है, टेबल के अंदर कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। और जो टेबल है उसमें रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया गया है। पहला जो है वो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक में तोड़ते हैं, एनाबॉलिक में जोड़ते हैं, यानी ऐसे रिएक्शंस होते हैं। तो इट्स मीन के फर्स्ट वाला जो है वो तो ट्रू है। उन्होंने पूछा है कि करेक्ट डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस है, तो करेक्ट जो है उसको आपने फाइंड आउट करना था, वो पहला ही करेक्ट है। बाकियों को भी एक नज़र देख लेते हैं। कैटाबॉलिक को आपने याद रखना है, इसमें जो है वो लार्जर सब्सटेंसेस ब्रेक होते हैं और एनाबॉलिक में स्मॉलर को जोड़ के लार्जर प्रोडक्ट में चेंज किया जाता है। बी में टेक प्लेस इन एनिमल सेल ओनली, तो ये ट्रू नहीं है। रेस्पिरेशन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है ये एक करेक्टर है। सी में देखें इट प्रोड्यूस ऑक्सीजन गैस एज बाय प्रोडक्ट, तो रेस्पिरेशन में तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। और डी को देखें इट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ डार्कनेस ओनली, तो इसको लाइट में भी अकर होती है, डार्क में भी अकर होती है रेस्पिरेशन, इस पर लाइट का इफ़ेक्ट नहीं है। तो ए ऑप्शन जो है उसको आप मार्क कर लीजिए जी, ए ऑप्शन ट्रू है।
23 MCQ को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है, इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फैसिलिटेट द पैसेज ऑफ एयर टुवर्ड द लंग्स एक्सेप्ट। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगेन मैं आपको समझाता हूँ। इसमें कहा जा रहा है कि तमाम स्ट्रक्चर जो हैं वो फैसिलिटेट करते हैं पैसेज ऑफ एयर टुवर्ड्स द लंग्स की तरफ। कौन कौन से? लेरिंक्स, एल्वियोलाई, ब्रोंकाई, फेरिंक्स। तो हमें पता है लेरिंक्स, ब्रोंकाई और फेरिंक्स जो हैं ये तो जो एयर है उसको लंग्स की तरफ लेके जाता है, जबकि एल्वियोलाई तो लंग्स का ही पार्ट है, बल्कि लंग्स का लास्ट पार्ट है जहाँ पे जाके एयर स्टॉप कर जाती है। तो ये किसी भी तरफ डायरेक्ट या फैसिलिटेट नहीं कर रहा किसी भी तरफ एयर को लेके जाने में। तो बी ऑप्शन जो है वो ऐसा है जो कि इन्वॉल्व नहीं है फैसिलिटेशन में। तो बी को आपने मार्क करना है। अब हम 24th MCQ पे मूव करते हैं। 24th MCQ को देखें तो इसमें कहा जा रहा है, इन द गिवन टेबल शो द कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस इन इंस्पायर्ड एयर ऑफ अ हेल्दी पर्सन। ठीक है जी, गैसेस की अगर हम मिकदार देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 है, ऑक्सीजन 21 है, नाइट्रोजन 78% है। द ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाई परसेंटेज ऑफ गिवन गैसेस इन एक्सपायर्ड एयर ऑफ अ हेल्दी पर्सन। अब ये वो परसेंटेज दिखाई गई है जो कि इंस्पायर की गई है। तो एक्सपायर यानी कि जो निकाली जाएगी एयर उसके अंदर कितनी परसेंटेज होनी चाहिए? ए ऑप्शन में है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 उतने की उतनी है, तो ऐसा नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ होनी चाहिए। इसी तरह अगर हम देखें ऑक्सीजन 30% इंक्रीज़ कर दिया एक्सपायर्ड में, तो ऑक्सीजन कम होनी चाहिए, तो ये ट्रू नहीं है। और अगर हम देखें तो 0.6 में ऑक्सीजन 11%, नाइट्रोजन हमारी बॉडी में यूज़ ही नहीं होती, तो नाइट्रोजन एज इट इज़ जितनी जाती है उतनी ही वापस निकल आती है गैस 78%। तो 78% किसके अंदर है? यहाँ पे अगर आप देखें तो ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं, सी में भी नहीं, डी के अंदर 78% है। तो यहीं से ही आपको इंडिकेशन मिल जाएगी। वैसे भी आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो 16% जो है वो रह जाती है, बाकी यूटिलाइज हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 4% तक पहुंच जाती है एक्सपायर्ड एयर में। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे वो करेक्ट है, आपने डी ऑप्शन को मार्क करना है 24 के। अब हम 25th MCQ पे मूव करते हैं। 25th MCQ में हमारे पास एक डायग्राम है जिसके अंदर इरिटेटेड एयरवेज जो हैं वो शो किए गए हैं, एक्सेस म्यूकस उसमें नज़र आ रहा है, डैमेज सीलिया भी नज़र आ रहे हैं। बेस्ड ऑन द गिवन डायग्राम द डिज़ीज़ इज़ आइडेंटिफाई। इस डिज़ीज़ को हमने आइडेंटिफाई करना है जिसके अंदर ये तमाम कंडीशन जो आपको नज़र आ रही हैं ये होती हैं। तो नीचे मूव करते हैं ऑप्शंस की तरफ। ब्रोंकिट्स, निमोनिया, एम्फाइज़मा, ट्यूबरकुलोसिस। तो अगर हम देखें तो ब्रोंकिट्स जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर डैमेज सीलिया होते हैं और एक्सेस म्यूकस जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है नालियों के अंदर। तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारे पास ट्रू है। निमोनिया के अंदर आपको पता है एक्सेस फ्लूइड जो हैं वो एंटर हो जाते हैं एल्वियोलाई सैक के अंदर, और इसी तरह एम्फाइज़मा के अंदर आपको पता है कि एल्वियोलाई सैक जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं। तो ये वाली ए जो ऑप्शन है ये ट्रू है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं MCQ पे। 26th MCQ है, इन अ लेबॉर्ट्री अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वाज investigating the action of amylase on starch solution keeping the pH neutral. They used iodine as a chemical indicator. One of group member added a chemical that directly decreased the pH of solution in the test tube. न्यूट्रल है उसको डिक्रीज़ कर दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल अकर ड्यू टू द ड्रास्टिक चेंज ऑफ pH। अब न्यूट्रल से डिक्रीज़ किया गया है तो इट्स मीन्स न्यूट्रल 7 है, 7 से डिक्रीज़ करेंगे तो 6 है, 6 मीन एसिडिक कर दिया गया है। तो अब अमाइलेज जो है वो डिनेचर हो जाएगा, स्टार्च विल कन्वर्ट हो जाएगी माल्टोज में, या स्टार्च एंड अमाइलेज विल बाइंड स्ट्रॉन्गली, आयोडीन कलर विल चेंज इनटू डार्क ब्लू। इनमें से आपने ऑप्शन बताना है कौन सा ट्रू है। तो अमाइलेज एक तो डीनेचर हो जाएगी क्योंकि पीएच चेंज कर दी गई है। तो पीएच स्पेसिफिक होते हैं, एंजाइम हीट स्पेसिफिक होते हैं, तो पीएच चेंज करने से अमाइलेज डीनेचर हो जाएगा पहला, तो ये ट्रू है।
उसके साथ अगर हम देखें तो आयोडीन का कलर भी चेंज हो जाएगा डार्क ब्लू। इसकी क्या वजह है? क्योंकि आयोडीन प्रेजेंस कंफर्म करता है स्टार्च की। तो अगर स्टार्च मौजूद है, अब जाहिर है माइलेज डीनेचर हो चुका है तो स्टार्च मौजूद है, तो स्टार्च की मौजूदगी को आयोडीन कंफर्म करके डार्क ब्लू हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन जो हैं इसमें ट्रू हैं। इस वजह से आप दोनों में से कोई भी मार्क कर दें या दोनों मार्क कर दें, आपको नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो 27th MCQ है। इसमें पूछा जा रहा है इन द गिवन टेबल शो एंजाइम ABCD एंड देयर साइट्स ऑफ एक्शन। थोड़ा सा मैं मूव करता हूँ इसको। 27th MCQ आपके सामने है जी। यहाँ पे हमें कहा जा रहा है ABCD एंजाइम्स हैं और उनकी साइट ऑफ एक्शन है। विद रेफरेंस टू साइट ऑफ एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज़ क्लासिफाइड एज एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। इसमें से कौन सा एंजाइम जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम हो सकता है? ड्यूडिनल ल्यूमन में जो एंजाइम काम कर रहा है वो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में, ये तो सेल के अंदर ही है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भी सेल के अंदर ही है। लीवर सेल, अब एक तो ये आ जाएगा आपके जो आपने जिस पे फोकस करना, और एक है ड्यूडिनल ल्यूमन। अब लीवर सेल जो है वो भी विदिन सेल ही है, लेकिन जो ड्यूडिनल ल्यूमन है वो आपको पता है कि यहाँ पे डिफरेंट एंजाइम पेंक्रियाटिक भी आते हैं और इसी तरह लीवर के एंजाइम जो हैं बाइल जो है वो भी आती है। तो ए जो है वो मोस्ट प्रोबेबली ट्रू ऑप्शन है। ए ऑप्शन को आपने मार्क कर लेना है। 28th MCQ पे मूव करते हैं अब हम। द प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम शो इन द गिवन डायग्राम ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इज़। यहाँ पे हमें एक प्रॉपर्टी दिखाई जा रही है। बेसिकली शेप देखें आप एंजाइम की सबस्ट्रेट के लिहाज से, तो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। यहाँ पे शेप थोड़ी सी चेंज है दोनों की, तो यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हो रही। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? स्पेसिफिसिटी, हाई रेट ऑफ रिएक्शन, रिक्वायरमेंट ऑफ कोफैक्टर सेंसिटिव टू चेंज पीएच। तो स्पेसिफिसिटी यानी स्पेसिफिक है हर एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के लिए, ये हमें पता चल रहा है। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारे पास ट्रू है। 28th MCQ का ए ऑप्शन आपने मार्क करना है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं 29th MCQ पे। 29th MCQ में पूछा जा रहा है इन द विलेज द एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मे कॉज कंटेमिनेशन ऑफ drinking water bodies such as wells. Use of water from these polluted wells can cause disease in human and animal because organic fertilizer are water soluble and leach easily, are rich in nitrates and phosphate, contain pathogenic microorganism, contain mineral that cause algal bloom. तो इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू लग रहा है? यहाँ पे हमें पता है कि पैथोजेनिक ऑर्गेनिज़म जो हैं वो मौजूद होते हैं ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं ये गोबर वगैरह के अंदर। तो इस वजह से सी ऑप्शन जो है आपके पास वो ट्रू है। सी ऑप्शन को आपने मार्क करना है। 30 MCQ को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है पेशेंट कंप्लेन ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम गम, नोज एंड वाउंड। His or her blood test report indicate deficiency of vitamin that promote blood clotting. The doctor recommended the patient to eat leafy green vegetables such as spinach, broccoli and cabbage. Based on the patient's symptom and doctor recommendation, the vitamin deficient in the patient is defined as। तो बेसिकली हमने बताना है कि एक पेशेंट है, उसके ब्लीडिंग हो रही है गम्स में से, नोज़ में से, और उसकी जो रिपोर्ट है वो ये भी शो कर रही है कि ब्लड क्लॉटिंग जो है उसको प्रमोट करने वाला विटामिन नहीं है मौजूद। तो डॉक्टर ने उसे जो है वो रेकमेंड की हैं ये वाली ग्रीन लीफ वेजिटेबल। तो ये कौन सा विटामिन होगा जो कि जिसका सोर्स जो है वो ग्रीन लीफ वेजिटेबल है और जिसका काम जो है वो ब्लड क्लॉटिंग है? तो विटामिन के जो है वो ऐसा एक विटामिन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग भी करता है और फाउंड होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल के अंदर। नेक्स्ट अब हम 31 MCQ को देखते हैं। ह्यूमन वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ डाइटरी फाइबर इज़ दैट हेल्प टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज बिकॉज डाइटरी फाइबर इंक्रीज कैल्शियम अब्जॉर्प्शन, प्रिवेंट एंड रिलाइव कॉन्स्टिपेशन, रिड्यूस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, रिमेन अनडाइजेस्टेड इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बेसिकली जो डाइटरी फाइबर्स हैं
वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अब्जॉर्ब नहीं होती, लेकिन यहाँ पे हमने कार्डियोवास्कुलर के लिहाज से बताना है दिल की जो बीमारियाँ हैं उनमें कैसे उसके रिस्क को कम करती हैं। तो यहाँ पे हम ये बताएंगे कि रिड्यूस करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। वैसे तो प्रिवेंट करता है कॉन्स्टिपेशन को, ये भी ट्रू है, लेकिन ये भी रिलेटेड नहीं है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ से। तो दैट्स वाई हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो ट्रू है। तो आपने इसमें जो है वो समझ से काम लेना है, सिर्फ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ से रिलेटेड आपने बतानी है। बी ऑप्शन भी वैसे तो ट्रू है, डी ऑप्शन भी ट्रू है, लेकिन कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ से रिलेटेड नहीं है। दैट्स वाई सी ऑप्शन हमारे पास बेस्ट है। अब हम नेक्स्ट 32 पे मूव करते हैं। 32 MCQ को देखें। इन द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट प्रोसेस दैट फैसिलिटेट डाइजेशन ऑफ फैट इन द ह्यूमन बॉडी। फैट का ग्लोब्यूल है, उसको बाइल साल्ट जो हैं वो फैट के ड्रॉपलेट्स में चेंज कर रहे हैं, उसे तोड़ रहे हैं। इमल्सिफिकेशन बेसिकली शो की जा रही है। द स्ट्रक्चर वेयर द गिवन प्रोसेस टेक प्लेस इज, ये काम जो है वो कहाँ पे हो रहा है, विलाय के अंदर, लीवर के अंदर, स्टमक के अंदर या ड्यूडिनम के अंदर। तो हमें पता है विलाय के अंदर जो है ये काम नहीं होता। विलाय तो रीअब्जॉर्प्शन या अब्जॉर्प्शन के लिए होता है स्ट्रक्चर। लीवर जो है वो बाइल प्रोड्यूस कर रहा है, वो यहाँ पे काम नहीं हो रहा। स्टमक के अंदर प्रोटीन की डाइजेशन हो रही है। तो ड्यूडिनम जो है ये ट्रू ऑप्शन है हमारे पास। स्मॉल इंटेस्टाइन का वो पार्ट जहाँ पे बाइल स्क्वर्ट की जाती है ताकि इमल्सिफिकेशन हो सके फैट्स की। तो 32 का डी ऑप्शन है। अब हम 33 पे मूव करते हैं। MCQ है, इसमें पूछा जा रहा है इन ह्यूमन स्टमक द फैक्टर दैट मेक्स लाइवरी माइलेज डिसफंक्शनल इज द एसिडिक pH ऑफ स्टमक, secretion ऑफ एप्सिनोजन, churning and mixing action of stomach muscle, formation of protection barrier by mucus। तो बेसिकली हमें पता है माउथ के अंदर जो है वो स्लाइटली बेसिक जो है इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे स्लाइवरी माइलेज एक्ट करते हैं। जैसे ही ये स्टमक के अंदर जाते हैं तो pH जो है एसिडिक हो जाती है, जिसकी वजह से स्लाइवरी माइलेज डिसफंक्शनल हो जाते हैं। तो दैट्स वाई हमारा ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे ट्रू है। ए को आपने मार्क करना है। 34 MCQ पे अब हम मूव करते हैं। हमारे पास एक डायग्राम है जिसके अंदर हम देख सकते हैं सर्कुलेटरी रूट ऑफ एब्जॉर्ब्ड मटेरियल इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। एरोज़ हैं कुछ। अब यहाँ पे हमारे पास एरोज़ हमें इंडिकेट कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से मटेरियल जा रहा है लीवर की तरफ, और इसी तरह लार्ज इंटेस्टाइन से भी मटेरियल जो है वो जा रहा है लीवर की तरफ। एक्स स्ट्रक्चर है और इसी तरह वाई स्ट्रक्चर है। इनको हमने जो है वो सब्सटेंस मेनली प्रेजेंट इन ब्लड वेसल एक्स एंड ब्लड वेसल वाई हमने फाइंड आउट करने हैं। तो एक्स के अंदर फाइबर इंजाइम लिखा है, ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड लिखा है, फैट सोल्यूबल विटामिन एंड वाटर लिखा है, वाटर एंड मिनरल साल्ट लिखा है। तो हमें पता है लार्ज इंटेस्टाइन जो है वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होती है वाटर और मिनरल साल्ट्स की। इसी तरह अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो उसके अंदर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड वगैरह ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मूव करती हैं। तो हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो ट्रू है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और मिनरल साल्ट आपने याद रखना है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ऑप्शन है हमारे पास ग्लूकोज और अमाइनो एसिड ये अवेलेबल होता है। अब 35 MCQ को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है ट्रांसपायरेशन इन प्लांट क्रिएट अ पुलिंग फोर्स दैट मेनली काज। ट्रांसपायरेशन जो है वो पुलिंग फोर्स काज करती है, प्रोड्यूस करती है, जो कि काज करती है रैपिड फोटोलाइसिस इन लीव, सिंथेसिस ऑफ फूड इन मेसोफिल सेल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू लीव, ट्रांसलोकेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम लीव टू रूट्स। तो बेसिकली जो ट्रांसपायरेशन से पुल क्रिएट होता है वो ट्रांसपोर्ट में मददगार होता है वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास ट्रू है, इसको आप मार्क कर लीजिए। और अब हम 36 को देखते हैं। द टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल दैट किल जर्म्स बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़ इज़। अब ये आपको वाइट ब्लड सेल की टाइप्स बताई गई हैं, उनके जो हैं वो फंक्शन भी दिए गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बेसोफिल्स हैं, बेसोफिल सेल जो हैं वो एलर्जिक रिएक्शन वगैरह में
रिस्पॉन्ड करते हैं, इन्फ्लेमेशन काज करते हैं। और इसी तरह अगर हम मोनोसाइट्स की बात करें तो मोनोसाइट्स जो हैं वो डेब्रिस वगैरह को, डेड टिश्यू को क्लियर आउट करते हैं। और इसी तरह अगर हम न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो वो डिफेंडर होते हैं बॉडी के, बैक्टीरियल और फंजल इन्फेक्शन के अगेंस्ट, फंजाई के इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो हैं वो काम करते हैं। और लिम्फोसाइट्स की अगर हम बात करें तो लिम्फोसाइट्स जो हैं ये किल करते हैं जर्म बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। तो लिम्फोसाइट्स हमारा यहाँ पे जो है वो ट्रू ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे डी को जो है वो मार्क करेंगे। ये जो वाइट ब्लड सेल हैं, इन तमाम सेल्स के आपको फंक्शन पता होने चाहिए, किसी भी सेल के बारे में वो पूछ सकते हैं। इस वजह से मैंने चारों सेल्स के जो फंक्शन हैं वो एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगेन मैं बता देता हूँ, न्यूट्रोफिल जो हैं वो डिफेंडर होते हैं बॉडी के। इसी तरह अगर मैं मोनोसाइट्स की बात करूँ तो वो डेड टिश्यूज़ को क्लियर आउट करते हैं। और बेसोफिल रह गए हैं। बेसोफिल जो हैं वो हमारे पास जो है एलर्जिक रिएक्शन और इन्फ्लेमेशन वगैरह को एक्टिवेट करते हैं। और जो लिम्फोसाइट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एडाप्टिव इम्यूनिटी के और एंटीबॉडी की प्रोडक्शन के। तो एंटीबॉडीज़ जो हैं उनकी प्रोडक्शन लिम्फोसाइट कर रहे हैं। डी ऑप्शन हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट अब हम 37th MCQ पे मूव करते हैं। 37th MCQ को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इंडिकेट द ब्लड ग्रुप AB ब्लड ग्रुप इनमें से कौन सा इंडिकेट कर रहा है। अगर आप ए में देखें तो इसमें एंटी ए हैं और एंटीजन जो है रेड ब्लड सेल पे आप एक ख़ास शेप की देख सकते हैं। इसी तरह बी में देखें तो एंटीबॉडी जो है वो बी हैं, एंटी बी हैं, और जबकि एंटीजन जो हैं वो उसी शेप की नहीं है, वो ज़रा डिफरेंट शेप की हैं। यहीं पे अगर आप सी में देखें तो उसमें आपको एंटीजन ए भी नज़र आ रही हैं, बी भी, यानी दोनों शेप्स की एंटीजन नज़र आ रही हैं, लेकिन एंटीबॉडी ना ए है ना बी है। तो ये सी ऑप्शन जो है इस वजह से ट्रू है हमारे पास ए बी के लिए, कि इस पे एंटीजन ए बी तो दोनों हैं लेकिन एंटीबॉडीज़ ए बी दोनों नहीं हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसको आपने मार्क कर लेना है, ये हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं MCQ नंबर 38 पे। A blood clot is found in the pulmonary trunk of the heart in a patient. The presence of this clot in pulmonary trunk will cause the blockage of blood circulation from. एक पेशेंट है, उसके जो पल्मनरी ट्रंक है हार्ट की, उसके अंदर ब्लड क्लॉट है। तो इस ब्लड क्लॉट की वजह से ब्लॉकेज किसकी हो सकती है, हमने ये जो है वो फाइंड आउट करना है। तो लंग्स एट द लेफ्ट एट्रियम ये ब्लॉक हो सकते हैं, या जो है लेफ़्ट वेंट्रिकल टू एओर्टा ये ब्लॉकेज हो सकती है, ये राइट वेंट्रिकल टू लंग्स ये ब्लॉकेज हो सकती है, ये राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल। तो आपको पता है कि राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है जो कि ऑक्सीजनेटेड होने के लिए लंग्स में जाता है। तो राइट वेंट्रिकल से लंग्स जो है ये जो इसको जो कनेक्ट करवाती है वो पल्मनरी ट्रंक करवाती है। तो उसके अंदर अगर आ जाएगा क्लॉट तो राइट वेंट्रिकल टू लंग जो है ये ब्लॉकेज हो सकती है। तो ये आपने याद रखना है, सी ऑप्शन जो है यहाँ पे ट्रू है। नेक्स्ट 39th MCQ को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है इन कंट्रास्ट टू द ब्लड प्रेशर इन एओर्टा में ब्लड प्रेशर के बरखिलाफ ब्लड प्रेशर इन पल्मनरी आर्टरी स्लोअर बिकॉज। पल्मनरी आर्टरी में जो है वो ब्लड प्रेशर बहुत स्लो होता है, इसकी क्या वजह है। तो पहले हमें पता होना चाहिए पल्मनरी आर्टरी कैरी कहाँ से कहाँ करती है ब्लड। तो अभी ऊपर जो जिक्र भी हुआ है पल्मनरी ट्रंक की पल्मनरी आर्टरी वाला फंक्शन कर रही है राइट वेंट्रिकल से, यानी दिल के राइट साइड के वेंट्रिकल से कहाँ लेके जाना है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेके जाना है लंग्स तक। तो जस्ट जो है वो छोटा सा डिस्टेंस है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस है, इस वजह से इसमें इतना ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत ही नहीं है। तो दैट्स वाई दैट जो पल्मनरी आर्टरी है उसके अंदर स्लोअर प्रेशर होता है एओर्टा से। और इस ऑप्शन को जो है सी ऑप्शन में आप देख सकते हैं वाज़े तौर पे मेंशन किया है। ऊपर भी पल्मनरी ट्रंक की बात कर दी है और नीचे भी उसी MCQ में भी पल्मनरी आर्टरी की बात कर दी है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये दोनों तो ज़रूर डिफरेंट होंगे, बिल्कुल सेम टाइप का सवाल नहीं आ सकता। तो सम टाइम जो है वो सेम टाइप के सवाल भी आ जाते हैं।
तो ये आपने जहन में रखना है। नेक्स्ट अब हम 40 MCQ को देखते हैं। लास्ट MCQ को अगर हम देखें तो 24 के पेपर में भी आपने देखा होगा, लास्ट में हमारे पास एक हार्ट का स्ट्रक्चर ही हमें दिखाया गया था, और इस वाले जो 23 का लास्ट MCQ है उसके अंदर अगेन जो है वो वही MCQ है। 24 वाले में यहाँ इस स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया था, और इस बार जो है हमसे ये वाला स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसको आपने जहन में रखना है कि हार्ट का स्ट्रक्चर आप लोगों ने अच्छे से याद करना है, इसके अंदर से भी बार बार MCQs आ रहे हैं। अब हम जो है नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ करेक्ट अबाउट द कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्लड प्रेशर इन द वेसल लेबल एज एक्स। एक्स के तौर पे जो वेसल लेबल है, इसको अगर आप देखें तो ये क्या है बेसिकली, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से जो ब्लड आ रहा है वो वापस दिल के अंदर एंटर होना है। एंट्री के लिए क्या होती है, आर्टरी। तो आर्टरी एंट्रेंस के लिए जो है वो हमारे पास एट्रियम होता है। तो ये एट्रियम है, यहाँ से एंटर हो रहा है, और वेंट्रिकल से निकलता है ब्लड। तो ये जो वेंट्रिकल है, यहाँ से पावर के साथ ब्लड ये लेके जा रहा है एओर्टा, बाहर आउट ऑफ बॉडी। तो इट्स मीन के दिल से जो निकाल रही है ये मेन है, तो ये एओर्टा होगी। अब एओर्टा जो है वो पूरी बॉडी के अंदर मेन आर्टरी है जो कि ब्लड को पंप करती है दिल से निकाल के। तो इसको आपने जहन में रखना है। इसको जहन में रखते हुए आपने अब कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन और ब्लड प्रेशर का बताना है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि मेन आर्टरी है, पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाना है, तो प्रेशर तो बहुत हाई होगा। नंबर 2 पे ऑक्सीजन की बात करें तो क्योंकि ये दिल जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर रहा है बॉडी की तरफ, जाहिर है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही भेजेगा, डीऑक्सीजनेटेड को तो नहीं भेजेगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन भी इसमें हाई होनी चाहिए। तो ए ऑप्शन जो है हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है और ब्लड प्रेशर भी हाई है, ये ट्रू है हमारे पास। ए ऑप्शन को आप जो है वो मार्क कर लेंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप सो आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि मज़ीद जो है उनकी भी हेल्प हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसका पेपर 2 भी मिल जाए और मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ भी मिलती रहें।